नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः रेनेसा क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली बार हम कॉलेज सहायक प्रोफेसर हिंदी की जो द्वितीय प्रश्न पत्र है हिंदी साहित्य का इतिहास उसको हल कर रहे थे और वहाँ हमने 75वें क्वेश्चन तक की बात की थी। आज उस संदर्भ को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ध्यान रहे, क्वेश्चन नंबर 75 ये आपके पेपर में किसी भी नंबर पर हो सकता है। आप प्रश्न को मिलान कीजिएगा। सूरसागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का भले ही वह मौखिक विकास प्रतीत होता है, चाहे वो मौखिक ही रही हो। कौन कह रहे हैं? रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन नंबर 76 है, चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। सरहपा विषयक यह कथन किसका है? राहुल सांकृत्यायन, राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे। अगला, हिंदी के प्रेमाख्यान काव्य परंपरा से संबंधित असंगत कथन पहचानना है आपको। निर्विवाद रूप से सभी प्रेमाख्यान तत्सम शब्दावली प्रधान अवधि भाषा में रचित है। बिल्कुल गलत। अवधि में तो रचित है, लेकिन अवधि कैसी? ठेठ अवधि। क्योंकि संस्कृत निष्ठ तत्सम प्रधान अवधि के लिए तो अपवाद स्वरूप केवल एक ही सूफी कवि हैं और वो है नूर मोहम्मद। क्योंकि नूर मोहम्मद की इंद्रावती और अनुराग बांसुरी में संस्कृत निष्ठ अवधि का रूप देखने को मिलता है, लेकिन पूरी की पूरी सूफी परंपरा तो ठेठ अवधि को लेकर के चली है। तो इसमें कौन सा गलत हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। पहला ही असंगत हो जाएगा। बाकी तो सही है कि प्रबंधात्मक शैली में लिखे गए हैं। इसके पात्र मुख्यतः दो श्रेणियों में मानव और मानवेतर मिलते हैं। बिल्कुल सही। और इन काव्यों की मूल भावना प्रेम है। एकदम सही। और मानव और मानवेतर कहने का मतलब है इसके मजाजी द्वारा इसके हकीकी सिद्ध करना, लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम की व्यंजना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 78। इसमें आ रहा है, मंझन कृत मधुमालती के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? इसकी कथा पूर्ण रूप से ऐतिहासिक है, यही सही नहीं है। अरे भाई, कोई भी सूफी साहित्य पूर्ण रूपेण ऐतिहासिक हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये इतिहास ग्रंथ नहीं है, ये साहित्य। और साहित्य में कल्पना का आश्रय बेहद जरूरी है। तो पहला ही गलत हो गया। बाकी और पढ़ेंगे आप तो इसमें काव्य रूढ़ियों का निर्वाह भी है। सूफी काव्यों के समान इसमें भी प्रेम को सब कुछ माना गया है। लिखा है मंझन ने कि प्रेम अमूलिक नग संसारा, जी जी प्रेम सुधनी अवतारा, प्रेम लागी संसार उपावा, प्रेम गा विधि प्रगटावा। प्रेम की प्रधान महत्ता है। और इसमें 5 अर्धालियों के बाद दोहे का प्रयोग है। बिल्कुल सही। मैंने आपको बताया था कि जायसी से जो पहले की परंपरा है उसमें 5 अर्धालियों पर दोहे का प्रावधान चलता है, और जायसी ने उसे 7 अर्धालियों पर दोहे रखने की कड़वकबद्धता को शुरू कर दिया। और बाद में अधिकांश सूफी लोगों ने इसका अनुसरण किया, लेकिन मंझन इसके अपवाद हैं। क्योंकि मंझन जायसी के बाद में भी है। 1545 में मधुमालती लिखी है मंझन ने, लेकिन 5 अर्धालियों पर ही दोहे को अपनाया है। यह क्वेश्चन 2010 के स्कूल लेक्चर आरपीएससी में भी आया था। मैंने आपको समझाया था और बताया था इस अपवाद को। और बाद में नूर मोहम्मद ने फिर जायसी से पहले वाली परंपरा जो है 5 अर्धालियों पर दोहा रखने का प्रावधान शुरू किया। और अनुराग बांसुरी में तो दोहा की जगह भी नूर मोहम्मद ने बरवे का प्रयोग किया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? 1, इसकी कथा पूर्ण रूप से ऐतिहासिक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 79। कबीरदास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहां से एक ओर हिंदुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर मुसलमानत्व। कबीर विषयक उक्त मान्यता किसकी है? यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास के भक्त कवि रूप को विशेष स्थान दिया है। इनकी कविता को बाई प्रोडक्ट कहना, फोकट का माल कहना, इन सब संबोधनों का प्रयोग हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही इसको वाणी का डिक्टेटर भी कहा है। तो इसका सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी कि एक ओर हिंदुत्व निकल जाता है, दूसरी ओर मुसलमानत्व। दोनों के बीच की जो स्थिति है कबीर के साथ, उस बिंदु को उठाया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। क्वेश्चन नंबर 80 है, पुष्टि मार को जहाँ जाते जो जाको कछु लेना हो सो ले लेऊ। ब्रजभाषा का प्रयोग है।
सूरदास की मृत्यु को सन्निकट जानकर, यानी कि मरणासन अवस्था में थे जब सूरदास, तो ये शोकार्थ वचन किसने कहे थे? विट्ठलाचार्य ने, विट्ठलनाथ ने। टेस्ट में आपसे पूछा गया है, पढ़ भी आपने रखा है, कई बार परीक्षाओं में आया भी हुआ है। आसान क्वेश्चन है, आपने इसको बिल्कुल सही बनाया होगा, विट्ठलनाथ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प चुनिए। कबीर जो कुछ कहते थे शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर कहते थे। अरे ये क्या, ये तो पहला ही गलत हो गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प चुनना है, तो ये तो गलत हो गया। और दूसरा, उनकी उक्तियां भेदने वाली और व्यंग चोट करने वाली होती है, बिल्कुल सही। तुम्हारे कैसे लहू, हमारे कैसे दूध, तुम कैसे बामन पांडे, हम कैसे सूद, मुंड मुंडाए यदि हरि मिले तो सबको ही ले मुंडाए। पाखंडी समाज की अनैतिकता पर तर्कबान बरसाने के क्रम में कबीर की व्यंग्यात्मकता गहरी मार करती है। मैंने आपको बताया कि आज तुलसीदास जैसे आदर्शवादी कवि से भी ज़्यादा प्रासंगिक आज कबीर क्यों लगते हैं। कबीर के पास तर्क है, कबीर के पास व्यंग है जो उसको सीधे सीधे आधुनिक संवेदनाओं से जोड़ देती है, और कबीर आज ज़्यादा प्रासंगिक हमको लगते हैं। तो मित्रों, आप देखेंगे शास्त्रीय ज्ञान के तो ये विरोध में थे। इन्होंने साफ कहा है कि पोथी 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 पढ़ पढ़ जग हुआ, भयान पंडित कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े से पंडित होए। अनुभव जनित ज्ञान को इन्होंने महत्व दिया, इन्होंने सैद्धांतिक ज्ञान को महत्व नहीं दिया। शास्त्र ज्ञान का तो इन्होंने विरोध किया है कि पंडित और मसालची दोनों सूझे नाही, और अनको करे चांदनो आप अंधेरे माही। तो शास्त्र ज्ञान का विरोध वो तो सिद्धों ने भी किया, नाथों ने भी किया, संतों ने भी किया। तो देखिए, इसमें ए तो गलत है और ब इसमें सही है। तो ए गलत और ब सही का मतलब इसमें दूसरा विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 82, कौन सा कथन असंगत है? कृष्णगढ़ नरेश महाराज सावंत सिंह ही भक्त कवि नागरीदास हैं, ये तो बिल्कुल संगत है, छांटना क्या है, असंगत। गागरौनगढ़ के राजा संत पीपा, ये प्रताप सिंह ही थे खींची राजवंश के, जो रामानंद से दीक्षा ली इन्होंने, बिल्कुल सही। जम्बनाथ ने अपने आदर्शों के प्रचारार्थ ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की, ये गलत है, इसलिए यही असंगत हो जाएगा तीसरा, क्योंकि जम्बनाथ का तो विष्णुई संप्रदाय है। जम्बनाथ या जाम्बोजी जिसे कहते हैं उनका विष्णुई संप्रदाय है। ब्रह्म संप्रदाय तो मध्वाचार्य का है, मध्वाचार्य जिनका वास्तविक नाम आनंद तीर्थ है, जिनका सिद्धांत था द्वैतवाद। तो गलत हो गया। और बाकी चौथा पढ़ेंगे, चौथा तो सही है। सहजोबाई ने ब्रह्म तत्व का निर्गुण सगुण निरपेक्ष अनिर्वचनीय स्थिति का अनुभूति परक वर्णन किया है। चरणदास की जो रीतिकाल की संत कवित्रियाँ थी, दयाबाई और सहजोबाई, ये तो सही है। जो सही नहीं है वो है 3। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3। अगला है भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? अरे ये हैं जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह। इन्होंने जयदेव के चंद्रालोक का अनुकरण करते हुए इस ग्रंथ का निर्माण किया है। इसको हिंदी का चंद्रालोक भी कहते हैं। भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? जसवंत सिंह। कैसा ग्रंथ है ये? अलंकार ग्रंथ है। एक भी सवाल आपके क्लास नोट्स से अलग नहीं है। निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प चुनिए। निर्गुण भक्ति में गुरु को वही महत्व प्राप्त है जो साधना के अन्य रूपों, ज्ञान मार्ग, सगुण भक्ति या रहस्य भावना में प्राप्त है। बिल्कुल सही। निर्गुण भक्ति का आलंबन निराकार और अगोचर है। सगुण भक्ति का जो आलंबन है साकार और गोचर है। मित्रों, एकदम स्पष्ट तौर से ए और ब दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 85, उन्होंने रचना नैपुण्य का भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया और ना शब्द चमत्कार आदि के खिलवाड़ों में वे फंसे हैं। उनकी सी भाषा की सफाई और किसी कवि में नहीं। शुक्ल जी खोलकर किस व्यक्ति की प्रशंसा कर सकते हैं? कौन सा कवि है? उनके प्रिय कवि तुलसीदास। सही उत्तर है इसका तुलसीदास। और वैसे भी आप देख रहे हैं तो भक्ति काल का संदर्भ चल रहा है। आगे पीछे के सवाल कहाँ से चल रहे हैं? भक्ति काल के। कॉमन सेंस भी आप लगा सकते हो कि भक्ति काल के कवियों में तुलसीदास के संदर्भ में ये बात सटीक बैठेगी। कुछ लोगों ने इसमें घनानंद भी कर दिया है, जो कि गलत किया है। इसका सही उत्तर है तुलसीदास। अगला क्वेश्चन नंबर 86, कवित विवेक एकहु नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे, यह विनय उक्ति भी तुलसीदास की है। कितनी बार पंक्तियां मैंने गाई हुई हैं।
कि आप देखेंगे कबीरदास कहते हैं कि मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, बस कागज छुओ नहीं कलम गही ना हाथ। और तुलसीदास पंडित होने के बावजूद भी कहते हैं विनयोक्ति में कि कवित्र विवेक एकौनी मोरे सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे। लेकिन मध्यकाल में सूफी जायसी अकेले ऐसे कवि हैं जो डंके की चोट पर कहते हैं कि मोहम्मद कवि में प्रेम का नातन रखत नमास, जही मुई देखी सोई हंसा सुने तो आवे आंस। तो उस संदर्भ में भी मैंने कई बार इस पंक्ति का हवाला दिया था, इसमें आपने नोट भी किया था। ये पंक्ति है किसकी? तुलसीदास की। और मैं अक्सर कहता हूं कि प्रतिनिधि कवियों की पंक्तियां भी परीक्षा में आती हैं, और यह पंक्ति आपके क्लास नोट्स में से आई हुई पंक्ति है। भक्तमाल नाभादास के टीकाकार कौन है? प्रियादास। ये तो आप सभी जानते हो, बहुत आसान सवाल है। हालांकि यदि इसकी टीका के डेट पूछ लेते 1645 ईस्वी तो वो थोड़ा गहरा क्वेश्चन बन जाता। अगला क्वेश्चन नंबर 88, राम भक्ति काव्यधारा से संबद्ध कवि नहीं है? स्वामी अग्रदास, प्राणचंद चौहान, गदाधर भट्ट, हृदय राम। तो देखिए, राम भक्ति से अग्रदास जुड़े हुए हैं। अग्रदास वही है जिसने राम भक्ति भावना में रसिक भावना का सूत्रपात किया या माधुर्य भावना का सूत्रपात किया। और रसिक शाखा का पूछेंगे तो परशुराम देव आ जाएंगे। और प्राणचंद चौहान जिसने रामायण महानाटक की रचना की। और हृदय राम जिसने हनुमान नाटक की रचना की। क्या उत्तर जो है? गदाधर भट्ट, क्योंकि गदाधर भट्ट गौड़ीय संप्रदाय के भक्त कवियों में आते हैं। तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका? 3, गदाधर भट्ट। क्वेश्चन नंबर 89, इनमें से कौन सा कवि ज्ञान मार्गी विचारधारा से संबद्ध नहीं माना जाता है? जम्बनाथ निर्गुण संत है तो ये भी ज्ञान मार्गी है। मलुकदास भी संत हैं, ज्ञान मार्गी हैं। सुंदरदास भी संत है, ज्ञान मार्गी है। लेकिन ध्रुवदास नहीं है, क्योंकि ध्रुवदास भक्त कवि है। कैसा भक्त कवि है? कृष्ण भक्त कवि है। तो निवासी का सही उत्तर क्या हो गया? 2। भाई क्वेश्चन एकदम क्लियर है। ज्ञान मार्गी विचारधारा का मतलब है संत साहित्य से। और क्वेश्चन नंबर 90, मूल गोसाई चरित्र के रचनाकार कौन है? बेनी माधवदास। मैं आपको अक्सर कहता हूं कि एक तो महात्मा रघुवर दास का तुलसी चरित्र और एक इनका ये बेनी माधवदास का मूल गोसाई चरित्र, जो तुलसीदास के जीवन की काफ़ी प्रमाणिक चरित्र ग्रंथ जानकारी मिलती है। और वो सवाल देखो फिर पुनः यहाँ परीक्षा में आपसे पूछ लिया है, पहले भी कई बार परीक्षा में आया हुआ था। राजस्थान से संबंधित संत भक्त संप्रदाय नहीं है? निरंजनी संप्रदाय बिल्कुल राजस्थान का है। जसनाती, लालदासी, अलवर के संत लालदास। बाबरी संप्रदाय, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हो गया, बाबरी साहिबा। तो इसमें 91 में हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 92, संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा से असंबद्ध संत हैं? पीपा, सुंदरदास, रज्जब, गरीबदास। तो दादू दयाल की शिष्य परंपरा में सुंदरदास भी है, रज्जब भी है, और दादू दयाल के बेटे भी गरीबदास और मिस्किन दास दादू दयाल परंपरा में है, दादूपंथी हैं। लेकिन पीपा ये तो रामानंद के शिष्य रहे हैं, तो ये दादू दयाल की शिष्य परंपरा में कहाँ है? तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका? 1। 92 का सही उत्तर है 1। क्वेश्चन नंबर 93, हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कविप्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे चला, और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर। और मैंने आपको यह भी बताया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल यहाँ कौन से भिन्न आदर्शों की बात कर रहे हैं। अखंडित परंपरा के प्रवर्तन का सवाल किससे जुड़ा हुआ है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। एक एक क्वेश्चन जिस प्रकार से कहते हैं कि कागा चुन चुन के खाइयो, एक एक क्वेश्चन आपके नोट्सों में से चुन चुन के आया है। अब बताओ फिर आप मेरिट के बड़े आधार स्तंभ क्यों ना गढ़ दो। क्वेश्चन नंबर 94, राधा वल्लभ नामक वैष्णव भक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? हेतरिवंश। बहुत सामान्य से सवाल है। हेतरिवंश वही है जो श्री कृष्ण की मुरली के अवतार माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे आप, कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? कबीर परिचय आनंददास का, ज्ञान समुद्र सुंदरदास का सही है, ज्ञान दीपक दरिया साहब का बिल्कुल सही है, आपने लिख रखा है। ज्ञान बोध रामानंद की नहीं है, क्योंकि ज्ञान बोध तो मलुकदास की रचना है। हम अक्सर बात करते हैं कि भाई ज्ञान बोध और ज्ञान समुद्र में कन्फ्यूजन ना हो जाए, ध्यान रखना। वही की वही सवाल देखो यहाँ उठाया गया है।
95 का सही उत्तर 4। क्वेश्चन नंबर 96, ढेल सो बनाया है मेल सभा के बीच लोगों ने कभी किनो खेल कर जानो है ठाकुर, याद करो ठाकुर। और एक वही ठाकुर सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के, वही ठाकुर। 96 का सही उत्तर है 3। क्वेश्चन नंबर 97, विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है? केशवदास। केशवदास की चर्चित एक आध्यात्मिक रचना है, वो कौन सी है? विज्ञान गीता। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे आप, निम्नलिखित कथनों से संबंधित सही विकल्प चुनिए। अब हमको क्या चुनना है कि कौन कौन से सही विकल्प है। रीति कविता राजाओं और रईसों के आश्रय में पली है, बिल्कुल सही बात है, दरबारी साहित्य है। उसकी अंत्य प्रेरणा और स्वरूप, उसकी किसकी? रीतिकालीन कविता की अंत्य प्रेरणा और स्वरूप को कवियों को उनके आश्रयदाताओं दोनों के संबंध से समझा जा सकता है। यथा राजा तथा प्रजा वाली बात हो गई। उमरदराज महाराज तेरी चाहिए, कवियों ने जय जयकार किए क्योंकि राजाओं को चाटुकारिक संस्कृति पसंद थी। दोनों कथन बिल्कुल 100% सही है। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा आपका? ए और ब दोनों सही। बस केवल एक जस्टिफाई अपने मन से कर लो प्रश्न का, तो स्वयं उत्तर कह रहा है कि मैं आ रहा हूं। इतनी गंभीरता से अवधारणात्मक विश्लेषणात्मक पद्धति से पढ़ने का यह फायदा होता है। तो ए और ब दोनों सही। इसके बाद अगला क्वेश्चन 99, असंगत विकल्प चुनिए। देव और बिहारी पदम सिंह शर्मा, बिल्कुल यही असंगत हो गया, क्योंकि पदम सिंह शर्मा ने क्या लिखा? हिंदी साहित्य की बिहारी सतसई की भूमिका लिखी। और बिहारी और फारसी कवि सादी की तुलना लिख करके हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किया। और ये देव और बिहारी, ये तो आपको पता है किसकी किताब है? कृष्ण बिहारी मिश्र की, जबकि बिहारी और देवलाला भगवान दीन की है। और कितनी बार मैंने क्लास में कहा होगा कि बिहारी और देव, देव और बिहारी, भाई इनको अच्छे से याद रखना, इनको पूछते हैं। और देखो पूछा गया है, आपके सामने है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है मित्रों। आप देखिए, अपने नोट्स देखिए, अपने प्रश्न देखिए और मुझे बताइए कि कौन सा सवाल। एक दो क्वेश्चन कथन वाले सामान्य समझ के जरूर ऐसे आए हैं जो शायद आपने कॉपी में नोट ना किया हो, मैंने सिर्फ बोलकर आपको सुनाया हो। लेकिन उससे क्या, 150 क्वेश्चन में से क्यों ना हमारे 145 स्कोर अपनी राइटिंग ऐसे से बन रहा है, तो क्यों ना बने। और देखो, कवि और बिहारी रत्नाकर की पुस्तक लिखी है आपने, एक बिहारी और बिहारी की वाग विभूति, उस नाम की किताब विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की लिखी है। मैंने कई बार आपको बताया कि केवल बिहारी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, और कविवर बिहारी तो ये रत्नाकर ने लिखी है। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? 99 में 1। अगला क्वेश्चन नंबर 100, कौन सी रचना रस नायक नायिका भेद निरूपक नहीं है? जगत विनोद रस है तो इसमें नायिका भेद आएगा। तो उसकी सुधानिधि रस है तो नायिका भेद आएगा। सुख सागर तरंग और पद्माभरण, सुख सागर तरंग इसमें नायिका भेद और रस दोनों हैं। और पद्माभरण का अलंकार से संबंध है। मैंने आपको क्या कहा था कि जिन ग्रंथों का विषय रस है उसमें नायिका भेद तो असामान्य तौर से प्रवेश करता है। तो पद्माभरण जो पद्माकर का ग्रंथ है, ये अलंकार ग्रंथ है। तो नायक नायिका भेद निरूपक ग्रंथ कौन सा नहीं है? पद्माभरण। याद करो, मैंने कहा था आपको कि कैटेगरी वाइज क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा सर्वांग निरूपक ग्रंथ है, कौन सा सर्वांग निरूपक कवि है, कौन सा नायक नायिका भेद परक है, कौन सा रस परक है, कौन सा अलंकार परक है। और वो प्रश्न अब आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 101, सर्वांग यानी विविध काव्यांग विवेचक आचार्य नहीं है। प्रताप शाही भी है, सोमनाथ भी है, और भिखारी दास का काव्य निर्णय की तो बात ही क्या की जाए। सोमनाथ की रस पीयूष निधि रचना ऐसी है। प्रताप शाही की व्यंग्यार्थ कौमुदी जो नायिका भेद के संदर्भ में। इसके अलावा प्रताप शाही ने काव्य विलास भी लिखा है जिसमें तमाम अंगों का चित्रण है। लेकिन तोष की सुधा निधि, और तोष ने एक विनय शतक और नक्शिक के अलावा कुछ नहीं लिखा। तोष की 3 रचनाएं मिलती है। इसमें जो सुधा निधि है ये रस और नायिका भेद तो मिलता है लेकिन सर्वांग नहीं है। तो जो आचार्य सर्वांग विवेचक नहीं है वो कौन है? तोष। सामान्य सा उत्तर कॉमन सेंस से निकल रहा है। क्वेश्चन नंबर 102, रीतिकाल के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? सजीव श्रृंगार की एक अदम्य लिप्सा इस युग के साहित्य में प्रतिबिंबित है, तो ये तो सही है।
कुछ रचनाओं में मुख्यतः काव्यशास्त्र सिद्धांतों को छंदोबद्ध किया गया है, तो कुछ रचनाएं लक्षण मुक्त है, ये भी सही है। इस काल के रीति ग्रंथ, लक्षण ग्रंथ संस्कृत लक्षण ग्रंथों की छाया से पूर्णतः मुक्त है, ये गलत। अरे अनुवाद एक प्रकार से उनका अनुकरण किया गया है, मुक्त होने की तो बात ही नहीं है यहाँ। तो तीसरा ही इसमें गलत हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा असंगत में 3। और चौथा पढ़ेंगे तो आपकी रीति काव्य के विकास में तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों का महत्वपूर्ण योग रहा है। बिल्कुल, परिवेश का पूरा प्रभाव रीतिकालीन साहित्य पर मिलता है, तो तीसरा उत्तर इसमें सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मात्र अलंकार निरूपक नहीं है? तो देखो, कविकुल कंठाभरण तो अलंकार निरूपक है, भूषण भी अलंकार निरूपक है, शिवराज भूषण, और ललित ललाम मतराम का ये भी अलंकार निरूपक ग्रंथ है। लेकिन चिंतामणि त्रिपाठी के बारे में क्या बताता है, मैं आपको क्या बतलाता हूँ। पिछली भी बार कॉलेज लेक्चर में क्वेश्चन आया था आरपीएससी में, सर्वांग निरूपक ग्रंथ है कविकुल कल्पतरु। तो मात्र अलंकार तक सीमित नहीं है, प्रश्न एकदम आसान है। यदि आपने थोड़ा सा सोच लिया है तो आपने सब पढ़ रखा है कि सर ने हमें पढ़ाया है कि कविकुल कल्पतरु सर्वांग निरूपक है, तो सर्वांग निरूपक है तो ये मात्र अलंकार निरूपक नहीं है, केवल अलंकार तक सीमित नहीं है। 103 में 3। और मित्रों, ऐसे सवालों को बहुत ज़्यादा विद्यार्थी सही नहीं करते हैं, ये और मज़ेदार बात है। कोई सवाल कोई ही सीधा आ रहा है, बाकी तो प्रश्न घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 104, कौन सी रचना मात्र पिंगल या छंद निरूपक है? अब भाषा भूषण की बात करें आप, तो भाषा भूषण तो अलंकार ग्रंथ है, और ये पिंगल और छंद निरूपक। तो मैंने क्या कहा आपको कि जो छंद शास्त्र से संबंधित रचना होती है उसमें व्रत, कौमुदी, पिंगल इन शब्दों का प्राय इस्तेमाल होता है। तो देखिए, व्रत विचार तो काव्य रसायन, तो ये सर्वांग निरूपक हो गया, काव्य निर्णय सर्वांग निरूपक हो गया। लेकिन व्रत विचार रचना ये मात्र छंद निरूपक रचना है। तो मतिराम की व्रत विचार, तो व्रत विचार रचना ध्यान रखेंगे। 104 का सही उत्तर क्या है? 2। क्वेश्चन नंबर 105, भक्तिकालीन राम काव्य धारा के विषय में असंगत कथन है। असंगत, ध्यान रहे, इस साहित्य में तुलसीदास का प्रमुख स्थान है, तो ये तो संगत है। इसमें लोक संग्रह की भावना है, ये भी संगत है। यह काव्य अवधि और ब्रज दोनों में रचित है, यह भी संगत है। हालांकि मुख्य तौर से अवधि में लिखा गया है, लेकिन राम भक्ति परंपरा समन्वयवाद के साथ आगे बढ़ती है। आपको पता है कि तुलसीदास ने बहुत सारी रचनाएं ब्रजभाषा में लिखी है, तुलनात्मक रूप से अवधि में ज़्यादा लिखी गई हैं। और चौथा देखिए, यह कृष्ण काव्य के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त है, यह असंगत है। अब आप कहोगे कि कहाँ प्रभाव दिखता है? अरे राम भक्ति परंपरा में तो तुलसीदास को भी कृष्ण गीतावली लिखनी पड़ गई, और राम भक्ति परंपरा में जो ये रसिक शाखा, माधुर्य भावना, रसिक की जो स्थापना हो जा रही है, ये सब क्या है? ये तो कृष्ण भक्ति का सीधा सीधा प्रभाव है। परशुराम देव व्यास जो रसिक शाखा की स्थापना करते हैं राम भक्ति परंपरा में, हम सब जानते हैं कि परशुराम देव व्यास ये निम्बार्क संप्रदाय के कृष्ण भक्त कवि हैं। तो इस दृष्टिकोण से कौन सा कथन गलत हो जा रहा है, असंगत हो जा रहा है? चौथा। क्वेश्चन नंबर 106, आचार्य लोग तो कविता करने की रीति सिखलाते हैं, मानो वह संसार से ये कहते हैं कि अमुक काम अमुक विषयों के वर्णनों में अमुक प्रकार के कथन उपयोगी हैं और अमुक प्रकार के अनुपयोगी। ये कथन किसका है? मिश्र बंधु विनोद से लिया गया है। मिश्र बंधु विनोद में रीतिकाल को क्या नाम दिया गया? अलंकृत काल, जिसके 2 भाग बांटे गए, पूर्व अलंकृत, उत्तर अलंकृत। मिश्र बंधु इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 107, मतराम जी के रसराज के समान पद्माकर जी का भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठार रहा है। वास्तव में ये श्रृंगार रस का सार ग्रंथ प्रतीत होता है। शुक्ल जी ने पद्माकर की किस रचना के बारे में ये कहा? तो जगत विनोद, याद करो। श्रृंगार का नायिका भेद का महत्वपूर्ण ग्रंथ है जगत विनोद, जिसके आधार पर पद्माकर आचार्य कहलाए और रसवादी आचार्य के रूप में विख्यात हुए। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर आपकी क्लास नोट्स से सीधा सीधा आया हुआ क्वेश्चन है, जगत विनोद। क्वेश्चन नंबर 108, मतराम से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है?
रसराज और ललित ललाम इनकी विशिष्ट ख्याति के मुख्य आधार हैं, बिल्कुल सही। रसराज श्रृंगार रस और नायिका भेद का ग्रंथ है, बिल्कुल सही। रसराज के नायक नायिका अत्यधिक चतुर और क्रिया विदग्ध हैं, यही असंगत है। मित्रों, मतिराम तो भावों की अकृत्रिमता के लिए विख्यात है। और मैंने आपको बताया कि दाम्पत्य जीवन की जितनी सरल, निरीह और निष्कपट अभिव्यक्ति मतिराम के यहाँ मिलती है, तो फिर ये शब्द तो अपने आप में खारिज हो गया, चतुर और क्रिया विदग्ध। जब आप दाम्पत्य जीवन की सरल, निष्कपट और निरीह अभिव्यक्ति की बात करते हो, तो चतुर और क्रिया विदग्ध शब्द के लिए स्थान कहाँ रह जाता है। और ललित ललाम में अलंकारों के लक्षण उदाहरण दिए गए हैं, तो ये तो सही है। ललित ललाम एक अलंकार ग्रंथ है, तो कौन सा सही हो जाएगा असंगत में? तीसरा। क्वेश्चन नंबर 109 देखिए, कौन सा कथन भूषण के व्यक्तित्व और कृतित्व के संदर्भ में सही नहीं है? इनकी कविता वीरस प्रधान है, बिल्कुल सही। शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक इनके प्रबंध काव्य नहीं, ये मुक्तक रचनाएं हैं। भूषण की ये सभी रचनाएं मुक्तक हैं, तो यही गलत हो गया। और बाकी तो रुद्र सोलंकी से इनको मिला। अब आप सोचोगे कि नहीं, रुद्र सोलंकी के हृदय राम ने दिया। अरे हृदय राम का बेटे का नाम उल्लेख नहीं है, तो निकटवर्ती तो है, तो ये तो सही हो रहा है। और रीतिकार के रूप में इन्हें कोई विशेष सफलता नहीं मिली, वीर रस के रूप में ही विशेषकर जाने गए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक इनके प्रबंध काव्य हैं, ये गलत हो जाएगा। तो दूसरा उत्तर, क्योंकि ये इनके मुक्तक काव्य हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 110, केशव दास की कृतित्व विषय कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, ऐसे प्रश्नों की बराबर भरमार आ रही है। मैं आपसे क्या कहता था, ऐसे ही प्रश्न निर्णायक होंगे और यही प्रश्न भरपूर आएंगे। सही नहीं है। तो रामचंद्रिका में कथा के क्रमबद्ध रूप और अवसर के अनुकूल विस्तार संकोच का विशेष ध्यान रखा गया है, बिल्कुल नहीं। आप और पढ़ेंगे तो एकदम क्लियर दिख रहा है आपको कि इनकी भाषा में कल्पना अलंकार की प्रधानता मिलेगी आपको। चमत्कार प्रदर्शन के कारण इनका कला पक्ष शून्य हो गया, भाव पक्ष के स्थान पर कला पक्ष के स्थान पर भाव पक्ष शून्य हो गया, इसलिए हृदयहीन कवि कहलाए। और कवि प्रिया, रसिक प्रिया, छंदमाला, ये तीनों इनके लक्षण ग्रंथ हैं, रीति के काव्यांग ग्रंथ हैं। तो ये तो तीनों क्लियर है। जब मान लो आपको ये सीधे सीधे नहीं पता चल रहा, तो बाकी के तीन तो एकदम सही है, तो बचता क्या है? चौथा। और वैसे भी रामचंद्रिका में कथा का क्रमबद्ध रूप नहीं मिलता और अवसर के अनुकूल कहाँ, तो फिर इसलिए तो शुक्ल जी ने उसकी आलोचना की कि जो एक प्रबंध काव्य में जो गरिमा होती है, जो घात प्रतिघात होता है, जीवन के भाव होते हैं, उतार चढ़ाव, वो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका 110 का सही उत्तर क्या हो गया? 1। क्वेश्चन नंबर 111, किस विकल्प में सभी रचनाएं भिखारी दास की हैं? तो देखो, ये विकल्प बनेगा काव्य निर्णय, रस सारांश और छंदो वर्ण पिंगल, क्योंकि इधर रस पीयूष निधि ये सोमनाथ की रचना हो गई, और इधर शब्द रसायन काव्य निर्णय भिखारी दास, शब्द रसायन देव। इधर देखो रसराज मतिराम की रचना श्रृंगार निर्णय भिखारी दास। तो यहाँ भिखारी दास का जो पूरा युग्म बन रहा है वो बन रहा है 4, काव्य निर्णय, रस सारांश और छंदो वर्ण पिंगल। अगला क्वेश्चन 112 स्थापना और तर्क से संबंधित है। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी ही अधिक होगी, उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा, बिल्कुल सही। और रामचंद्र शुक्ल ने यह बात भी उस समय कही जब वो बिहारी का विश्लेषण कर रहे हैं, और यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। दोनों ही कथन बिल्कुल सही है, तो ए और आर दोनों ही सही है। कौन सा विकल्प सही हो गया? दूसरा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 113, देवकृत सुख सागर तरंग को नायिका भेद का एक विश्वकोश समझना चाहिए। ये कहने वाले विद्वान है डॉक्टर नगेंद्र। इसका सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र ने देव की सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश कहा है। क्वेश्चन नंबर 114, इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक रत्न माना जाता है, एक एक रत्न माना जाता है। शुक्ल जी ने यह कथन किस रचना के बारे में कहा? बिहारी सतसई इसका सही उत्तर है। हालांकि बिल्कुल यही बात शुक्ल जी ने चंद्रशेखर वाजपेयी के हम्मीर हट के लिए भी कहा है, लेकिन वो तो यहाँ विकल्प में है ही नहीं, तो इन्होंने बिहारी सतसई के लिए भी कहा है, तो उत्तर क्या हो गया? बिहारी सतसई। क्वेश्चन नंबर 115,
नेही महाब्रजभाषा प्रवीण औ सुंदर तानी के भेद को जाने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार घनानंद की यह काव्य प्रशस्ति किसके द्वारा की गई? हम सब जानते हैं कि ब्रजनाथ के समझे कविता घन आनंद की, ये आखिन नेह की पीर तकी और नेही महाब्रजभाषा प्रवीण, इसी का छंद है। आप देखो अपने डायरी में, अपने क्लास नोट्स में घनानंद का जब आपने अध्ययन किया तो सर्वोपरि पंक्ति सबसे ऊपर लिखाई गई है। तो मित्रों, एक एक पंक्ति आपके सिलेबस में से तो ऐसे आए जैसे कि हीरे निकले हो। आपके नोट्स नहीं, एक बैग बन गया है, इस बैग में से मोती निकल निकल करके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 116 स्थापना और तर्क से संबंधित है। स्थापना ए, जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा। अच्छा, ये तो हमारा हो गया, ए और आर दोनों सही, ये तो हमने सॉल्व कर लिया था 116। अगला क्वेश्चन देखिए 117, तो ध्यान रखेंगे इसमें ए और आर दोनों सही होंगे। 117, प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किसके संदर्भ में है? घनानंद, ठाकुर, रसखान, आलम। अब बहुत सारे विद्यार्थी फिर भी इसमें भराए घनानंद, जबकि मैंने यह कह करके आपको लिखाया था कि अक्सर इसमें घनानंद का भ्रम हो जाता है, क्योंकि प्रेम के पीर के कवि कहे शुक्ल जी ने, लेकिन ये बात उन्होंने आलम के लिए कही है कि प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। ठाकुर के लिए कहा कि ये बहुत ही सच्ची उमंग के कवि हैं। मतिराम के लिए कहा कि ये स्वच्छंद प्रतिभा, मनोहारिणी प्रतिभा के धनी। जो भ्रम करते हैं घनानंद के संदर्भ में मित्रों, इसका सही उत्तर है आलम। जिसने भी इसका आलम उत्तर किया है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 118, और मैंने तो आपको ये वाक्य ये कहते हुए लिखाया है कि यहाँ घनानंद का भ्रम आपको नहीं हो जाए, फिर भी कुछ विद्यार्थियों ने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 118, सेनापति के काव्य कौशल के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? कवित्र रत्नाकर इनकी प्रसिद्ध रचना है, बिल्कुल सही है। लिखित इन्होंने काव्य कल्प द्रुम है, वो उपलब्ध भी नहीं होती, प्रमाणिक रूप से यही उपलब्ध होती है। कवित्र रत्नाकर आद्यंत रामचरित्र और राम भक्ति भावना से ओतप्रोत है नहीं। कवित्र रत्नाकर में 5 तरंग है, जिसमें चौथे और पांचवें में तो राम भक्ति की बात कर सकते हो, लेकिन पहले, दूसरे और तीसरे में तो अलंकार, श्रृंगार और ऋतु वर्णन भी मिलता है। इसलिए आद्योपांत केवल राम का चरित्र की बात आ रहा है, तो ये गलत हो गया, तो दूसरा ये गलत हो गया। और मैं आपको कहता ही हूँ कि जो रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं उनसे क्वेश्चन बनेंगे ऐसे कि कौन सा सही नहीं है उनके बारे में। और इनकी अप्रतिम सफलता उत्कृष्ट ऋतु वर्णन है, ये तो आप जान ही रहे हो। श्लेष इनका प्रिय अलंकार है, तो बाकी 3 तो आप बहुत ही अच्छे से जान रहे हो, तो दूसरा अपने आप निकल गया। और वैसे भी केवल आद्योपांत रामचरित्र राम भक्ति नहीं है, षड्ऋतु वर्णन भी है, अलंकार भी है, श्रृंगार भी है। तो 118 का सही उत्तर है 2। क्वेश्चन नंबर 119, आगे के कवि रिजे हैं तो कविताई न तो राधिका कन्हई को सुमर, इनको बहानो है भिखारी दास, अच्छे से पता है आपको। और एक वो पंक्ति आती रहती है कि तुलसी गंग दो भयो सुकविन के सरदार, तो ये पंक्ति तो आपने अपने हाथों से अच्छे से नोट कर रखी है। और अनावश्यक पंक्तियां आपको लिखाई नहीं, आप देखो पंक्तियों को, आप देखो, आपको एक एक पंक्ति में मेरी प्रतिच्छाया दिखाई दे रही होगी। अभिधा उत्तम वाक्य है तो गलत लिख दिया है, पेपर में मिस्टेक है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाधीन, अदम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। किसकी पंक्ति है? देव की। देव एकमात्र आचार्य है जो अभिधा को उत्तम कहते हैं, व्यंजना को हीन कहते हैं, लक्षणा को मध्यम कहते हैं। 121वां क्वेश्चन देखिए, इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि हैं। आचार्य शुक्ल ने प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न किसे कहा है? देव को। बहुत अच्छे से आपने कंठस्थ कर रखा है इसका उत्तर। शुक्ल जी का ये कथन किसके बारे में हो गया? देव के बारे में हो गया। क्वेश्चन नंबर 122 देखो, कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? काव्य विवेक चिंतामणि त्रिपाठी का, शिवा बावनी शिवराज भूषण, ये सब भूषण के, व्रत कौमुदी मतिराम, प्रताप सिंह विरुदावली सेनापति की नहीं है, क्योंकि प्रताप सिंह विरुदावली तो पद्माकर ने लिखी है, प्रताप विरुदावली या प्रताप सिंह विरुदावली। तो सही उत्तर क्या हो गया 122 का?
4। क्वेश्चन नंबर 123, भारतेंदु युगीन काव्य के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है? अब ध्यान से पढ़ना। भारतेंदु कालीन कविता की मैंने आपको विशेषताएं पढ़ाई। अब ये प्रश्न द्विवेदी काल, भारतेंदु काल, प्रयोगवाद, नई कविता, वहां से विशेषताओं वाले सवाल जो पहले से तय थे कि आने हैं और वो आए भी। अब भारतेंदु युगीन काव्य के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है? यह युग प्राचीन ब्रजभाषा काव्य और नवीन खड़ी बोली काव्य का मिलन बिंदु रहा है। तो ये तो सही है भाई, माना कि मुख्य भाषा ब्रजभाषा है, लेकिन खड़ी बोली में भी तो कविताएं की, स्वयं भारतेंदु ने कविताएं की खड़ी बोली में, हालांकि मुख्य भाषा तो ब्रजभाषा ही रही। तो मिलन तो है नवीनता का, प्राचीनता का। और अगला देखो, इसमें प्राचीन परंपरा अनुसार रस, अलंकार, नायक नायिका भेद आदि से संबंधित रचनाएं लिखी गई है, बिल्कुल लिखी गई है। रस रत्नाकर नाम की जो रचना लिखी है भारतेंदु ने, उसमें तो ये रीति तत्वों का सीधे सीधे अनुसरण किया गया है। और तीसरा देखिए, इसमें देशभक्ति, लोकहित, सामाजिक पुनर्निर्माण आदि विषयों पर, तभी तो इसका नाम पुनर्जागरण काल की कविता पड़ा। बिल्कुल सही है। देश और समाज के प्रति जागृति के भाव देखने को मिलते हैं, अखंडित राष्ट्रीय एकता की भावना मिलती है पहली बार, तभी तो साहित्य का स्वरूप मध्ययुग से निकलकर आधुनिक बना। और चौथा कि इस युग में खड़ी बोली की नवीन काव्य शैली का प्राधान्य रहा। तो ये गलत हो गया। प्राधान्य कहाँ रहा? गौणता रही, प्राधान्यता तो ब्रजभाषा की रही। तो कौन सा गलत हो गया? चौथा असंगत हो गया, इसलिए चौथा ही विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में प्रबंधात्मक रचना है? शिवा बावनी नहीं है, भवानी विलास नहीं है, जगत विनोद नहीं है, हिम्मत बहादुर विरुदावली वीर रस की फड़कती हुई रचना है। और मैंने आपको रीतिकाल पढ़ाते समय रीतिकाल के कुछ विशिष्ट प्रबंध ग्रंथ अलग से लिखाए थे, उसमें भी मैंने आपको ये कहा था कि भाई लोगों ध्यान रखना, हिम्मत बहादुर विरुदावली ये प्रबंध रचना है, वीर रस की फड़कती हुई रचना है। और ये भी कहा था कि घनानंद की रचना है सुजान हित प्रबंध, लेकिन वो प्रबंध नहीं है, वो मुक्त रचना है। तो मित्रों, ये पूरे पहलू मुझे क्लास में जो जो मैंने आपको बोला है, एक एक सेंटेंस मुझे याद आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 125, भक्तिकालीन कृष्ण काव्यधारा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान देना, भक्तिकालीन कृष्ण काव्यधारा के संबंध में इसकी एक सामान्य प्रकृति यह है कि यह अधिकतर प्रबंध रूप में रचा गया है। अब देखो, जबकि भक्ति काल में जो कृष्ण भक्ति काव्य है वह तो मुक्तक रचना है, मुक्तक शैली को मुख्य तौर से अपनाया गया है। राम भक्ति साहित्य ने मुख्य तौर से प्रबंध को, लेकिन गौण रूप से मुक्तक को भी अपनाया है। मुख्य तौर से राम भक्ति ने प्रबंध को अपनाया है, लेकिन कृष्ण भक्ति साहित्य तो मुक्तक शैली को लेकर के आगे बढ़ा है, जबकि यहाँ तो प्रबंध रूप में आ गया। तो यही गलत हो गया। कौन सा कथन सही नहीं है? एक। बाकी तो आप और 3 पढ़ेंगे तो सही है कि पुष्टि मार्ग कृष्ण काव्य में गोपाल कृष्ण की बाल लीला को विशेष महत्व दिया गया है। कृष्ण काव्य का सर्वाधिक प्रिय विषय राधा कृष्ण की प्रेम लीला दिखलाना है, सही है। और कृष्ण काव्य गीति पदों में लिखा गया है, सूर सागर अपने आप में गीति काव्य रचना है। तो कौन सा असंगत होगा इसमें? 1। 125 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए, छायावाद स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह है। ये कथन तो इतनी बार आया है कि घिस गया है, देवता इनके पृथ्वी को के कर गए हैं कूच। अब देखो, मजेदार बात यह कि वो आगे की पंक्ति जो हम गाते रहते हैं कि दुख सबको मांझता है, वो पंक्ति आ गई हुबहू आगे की। तो ये कौन कहता है छायावाद की परिभाषा में? डॉक्टर नगेंद्र। और याद करो, छायावाद की परिभाषा जयशंकर प्रसाद की जो आपने लिखी थी कि वेदना के आधार पर जब स्वानुभूति में विवृत्ति होने लगी, जयशंकर प्रसाद की परिभाषा पूछ लिया आपसे। इन परिभाषाओं को हुबहू परीक्षा में आपसे उठाया गया है। हालांकि ये तो बहुत आसान सवाल है, कई बार परीक्षा में आया हुआ है। डॉक्टर नगेंद्र। क्वेश्चन नंबर 127, हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। जिन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होता है उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। तो रीति ग्रंथों को लक्षण उदाहरणों से जोड़कर कौन देखते हैं? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जिन्होंने बद्ध, सिद्ध और मुक्त 3 भाग बनाए हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वही है जो हिंदी साहित्य के अतीत इन्होंने 2 भागों में लिखा 1959 ईस्वी में।
अगला क्वेश्चन नंबर 128, कौन सी प्रवृत्ति द्विवेदी युगीन काव्यधारा में लक्षित नहीं होती। अब मित्रों देखो, 128वें सवाल पर विवाद हो सकता है। यह भी हो सकता है कि आरपीएससी को इसे डिलीट करना पड़े, यह भी हो सकता है कि इसको डिलीट ना भी किया जाए, क्योंकि इसका एक माइनर उत्तर है वो सटीक बैठ रहा है। देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, कौन सी प्रवृत्ति द्विवेदी युगीन काव्यधारा में लक्षित नहीं होती। मतलब 3 प्रवृत्ति तो है, एक नहीं है। प्रबंध, मुक्तक, प्रगीत प्रवृत्ति सभी काव्य रूपों का प्रचलन मिलता है, आपको पता ही है। द्विवेदी काल में खूब कवि सम्राट है, उसने मुक्तक लिखे हैं, प्रबंध भी लिखे हैं, और प्रबंध शिरोमणि हैं। मैथिली शरण गुप्त ने 19 खंड काव्य लिखे हैं, साकेत, जय भारत जैसे महाकाव्य लिखे हैं। रामचरित उपाध्याय ने तो सूक्ति मुक्तावली जैसी रचना लिखी है। तो यहाँ तो आपको प्रबंध, मुक्तक, प्रगीत, मुकुटधर पांडे के प्रगीत कितने सर्वश्रेष्ठ हुए हैं आप देखिए। तो यहाँ तो प्रबंध, मुक्तक, प्रगीत सभी भरपूर मात्रा में ये सब रूप मिलते हैं काव्य के। और देखिए हास्य व्यंग्यपूर्ण कविता की प्रचुरता। अब ऐसा नहीं है कि द्विवेदी काल में हास्य व्यंग नहीं मिलता है, लेकिन प्रचुरता आने से मामला गड़बड़ हो गया। क्योंकि जितने स्तर पर हास्य और व्यंग की प्रधानता भारतेंदु काल में मिलती है, उस स्तर पर, उस प्रचुरता के स्तर पर द्विवेदी काल में नहीं मिलती। तो इसका दूसरा ही उत्तर सही माना जाएगा। हालांकि आंशिक रूप से तो ये भी जो है सही है, लेकिन चूंकि प्रचुरता शब्द आने से इसका उत्तर बिगाड़ दिया। बाकी तो आप देखेंगे कि काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का अधिकाधिक प्रयोग तो होने ही लग गया था। आदर्शवाद और नैतिकता का तो साम्राज्य रहा है, आपने विशेषताओं में लिखा है। तो सही उत्तर क्या हो गया आपका, 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 129 है कि मैथिली शरण गुप्त के कृतित्व के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। उर्मिला उत्ताप रचना ही राम कथा के रूप में परिवर्तित होकर साकेत के नाम से प्रकाशित की गई, बिल्कुल सही। उर्मिला, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी अपूर्व चरित्र सृष्टियां हैं, बिल्कुल सही। भारत भारती में आद्यांत भारत का गौरवगान वर्णित है, गलत। आद्यांत का मतलब तो हो गया प्रारंभ से अंत तक। हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, आओ विचारे बैठकर मिलकर समस्याएं सभी। वर्तमान तो भारी दुर्दशा में है, उसका क्या गौरवगान होगा। इसलिए यही इसका गलत हो गया। केवल एक शब्द ने इसको गलत कर दिया। ये बात तो सही है कि भारत भारती में भारत का गौरवगान वर्णित है, लेकिन आद्यांत शब्द, केवल एक शब्द ने इस पंक्ति को गलत कर दिया है। तो इसमें तीसरा विकल्प सही होगा। बाकी पंचवटी में शूर्पणखा प्रसंग मिलता है, मैंने सब आपको लिखा रखा है। तो तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 130, पंक्तियां दी गई हैं। वियोगी होगा पहला कवि, आस उपजा होगा गान। आपने किसकी पंक्ति लिखी है, ये आपने लिखी है ये पंक्ति किसकी, पंत की पंक्ति है। और प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कवि ने बासी फूल, जयशंकर प्रसाद की कामायनी से है। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, बालकृष्ण शर्मा नवीन है। और धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका, जाना तो अर्थो गमो पाए, पर रहा सदा संकुचित का है, लखकर अनर्थ आर्थिक पथ पर हार्थ रहा में स्वार्थ समर। सरोज स्मृति, निराला। मित्रों एक एक पंक्ति आपको कंठस्थ कराई गई है क्लास में। तो अब कौन सा विकल्प सही हो जाएगा इसमें, तीसरा। 4 3 1 2 1, 4 3 2 1, कौन सा विकल्प सही हुआ, तीसरा। क्वेश्चन नंबर 131 देखिए, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। बहुत आसान सवाल है, पहली बार भी कई बार आया हुआ है। 132, कितना सुंदर पंक्ति है, गाता रहता हूँ। आप लोग तो सोचते होंगे कि यार गुरुजी को गाने का रोग है, पंक्तियों को बस ऐसे गाते रहते हैं। गाने का रोग नहीं है। देखिए ऐसे सवाल आते हैं, दुख सबको मांझता है। और कितनी सुंदर बात आगे लिखते हैं कि और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वह न जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें ये सीख देता है कि सबको मुक्त रखे, दुख मुक्त रखे। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है, अग्गे। अगला देखिए 133वां क्वेश्चन, वही जयशंकर प्रसाद की परिभाषा आ गई है। छायावाद के संदर्भ में जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति में अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। छायावाद की यह परिभाषा किसने दी है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 134,
निराला की काव्य कृतियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? अनामिका में संग्रहित अधिकांश रचनाएं उत्कृष्ट भाव व्यंजना और कलात्मक प्रौढ़ता की द्योतक है। बिल्कुल। राम की शक्ति पूजा जैसी कविता अनामिका में शामिल है। तोड़ती पत्थर है, सरोज स्मृति, और सरोज स्मृति हिंदी का श्रेष्ठ शोक गीत है, इसको बताने की आवश्यकता ही क्या है। और राम की शक्ति पूजा में कवि का पौरुष और ओज चरमोत्कर्ष के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। पूरी कविता भी हमने विस्तार से पढ़ी थी, आप याद करो। तुलसीदास में चिंतन की अपेक्षा कथा विस्तार अधिक है। नहीं, मैंने क्या कहा था आपको, तुलसीदास नाम के शीर्षक पर मत जाइए। तुलसीदास लिखने का उद्देश्य बिल्कुल भी निराला का ये नहीं है कि वह तुलसीदास के जीवन व्रत को लिखने बैठ जाए, बल्कि तुलसीदास के माध्यम से सांस्कृतिक चेतना की सर्वश्रेष्ठता को स्थापित किया गया है। तो तुलसीदास में चिंतन ज़्यादा है, और जबकि उल्टा लिख दिया इसमें कि चिंतन की अपेक्षा कथा विस्तार अधिक है। कथा विस्तार तो गौण है, और चिंतन भी किसका चिंतन? सांस्कृतिक चेतना की उदात्तता, उसका चिंतन। तो चौथा ही विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135, यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भाव में और श्लाघ्य है। कामायनी की कथा सृष्टि के विषय में ये बात स्वयं कामायनी की भूमिका में कौन कहता है? जयशंकर प्रसाद। अच्छे से लिखा है, आप लोगों ने अच्छे से लिखा है, जयशंकर प्रसाद। तो मित्रों, ये 135 प्रश्न आपके हुए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। वैदेही वनवास, पथिक, दुर्वापर है ये, और राष्ट्रीय वीणा, 4 रचनाएं दी गई हैं। वैदेही वनवास आप अच्छे से जानते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की है। पथिक किसकी रचना है? मिलन पथिक, मानसी स्वप्न, राम नरेश त्रिपाठी की रचना। राष्ट्रीय वीणा गया प्रसाद शुक्ल सनई, और दुर्वापर हो गई मैथिली शरण गुप्त। क्या विकल्प सही हो जाएगा? पहला। 3, 4, 1, 2, पहला ही विकल्प इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 137, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? बुद्ध और नाचगर हरिवंश राय बच्चन की रचना है, टेस्ट सीरीज तक में आपसे पूछा हुआ है। हेम किरीटनी रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है हेम किरीटनी। तो इसका दूसरा ही विकल्प जो है सुमेलित नहीं है, सही उत्तर हो जाएगा 2। बाकी हम विस्पाई जन्म के बालकृष्ण शर्मा नवीन का, प्रवासी के गीत नरेंद्र शर्मा की चर्चित रचनाएं हैं, आपने नोट कर रखी हैं ये। क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से दिनकर की रचना कौन सी है? उर्वशी, जय भारत, सामधेनी, रश्मि रेखा, रसवंती। तो देखिए, उर्वशी है जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, सामधेनी है और रसवंती है। तो ए, से और ये, तो ए, से और ये, तो कौन सा विकल्प सही हो गया? 4। क्वेश्चन नंबर 139 देख रहेंगे आप, कौन सा कथन सही नहीं है? शिवमंगल सिंह सुमन प्रमुख प्रगतिशील कवि हैं, बिल्कुल ये तो सही है। प्रगतिशील कविता में पूंजीवाद तथा पूंजीपतियों के प्रति प्रबल आक्रोश मिलता है, ये बिल्कुल सही है। याद करो मुक्तिबोध की पंक्ति कि कविता में कहने की आदत नहीं, पर कह दूं, वर्तमान सभ्यता में चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हृदय बदल नहीं सकता, स्वतंत्र व्यक्ति का वादी छल नहीं सकता, मुक्ति के मन को जन को। याद करो आप कुकुरमुत्ता, अबे सुनबियो गुलाब। निराला ने क्या लिखा? गुलाब कौन है? पूंजीवादी व्यवस्था का प्रतीक है। कुकुरमुत्ता सरवारा वर्ग का प्रतीक है। प्रबल आक्रोश है, खून चूसा तूने खाद का आशिष्ट, डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। और तीसरा देखिए, वर्ग संघर्ष को प्रगतिशील कवियों ने हानिकारक बतलाया है, एकदम गलत है ये, इसलिए यही उत्तर सही हो जाएगा। वर्ग संघर्ष को प्रगतिशील कवि यानी मार्क्सवादी या साम्यवादी कवि नितांत आवश्यक मानते हैं, इसलिए प्रगतिवादी सभी कवियों ने अपनी कविताओं में वर्ग संघर्ष का भरपूर चित्रण किया है। तो तीसरा ही इसमें गलत है। बाकी सरवारा के प्रति प्रगतिशील कवियों की पूर्ण सहानुभूति है, तो आपको पता ही है। और वैसे भी प्रगतिवादी कविता को इतने विस्तार से उनकी विशेषताओं को समझाया है, मार्क्सवाद को भी आपको अच्छे से समझाया है, तो यहाँ तो गलत जाने की कोई संभावना ही नहीं होनी चाहिए। तीसरा विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 140, कौन सा विकल्प सही नहीं है?
कम से कम नहीं तो 30 से 35 बार आपके कक्षा व्याख्यानों में बोल चुका हूं कि कुरुक्षेत्र में गांधीवादी दर्शन नहीं है। कुरुक्षेत्र में रामधारी सिंह दिनकर की कुरुक्षेत्र में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद है कि छीनता हो सत्व कोई और तू तब त्याग से काम ले, ये महापाप है, पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है उसका हाथ काट दो। गांधी जी कभी ये सलाह देंगे? तो देखिए, संशय की एक रात में राम के मन का संशय चित्रित है, ये तो सही है, पूछ क्या रहा है, सही नहीं है। उर्वशी का दर्शन पक्ष है, प्रेम और ईश्वर, जैव और आत्म धरातल को मिलाना, यही तो कामाध्यात्म की रचना है दिनकर की। और कुरुक्षेत्र में गांधीवादी अहिंसा का समर्थन किया गया है, ये गलत है। कुरुक्षेत्र में गांधीवादी अहिंसा का समर्थन नहीं किया गया। युद्ध अनिवार्य है। कोई तुम्हें घर में ही घुसकर जब मारना चाहेगा तो क्या करोगे? वो लिखा है दिनकर ने कि क्षमा दया तप तेग मनोबल काले वृथा दुहाई, कि धर्मराज तुम व्यंजित करते मानवता की कदराई। तो ये भाव हैं। और लोकायतन में स्वाधीनता पूर्व से लेकर और उत्तर स्वप्न तक का एक विशाल भारतीय परिवेश चित्रित है। पंत का महाकाव्य है जिसमें गांधी दर्शन को भी आधार बनाया गया है। गांधी जी के एक पात्र हैं। अरविंद दर्शन मानवतावादी जीवन दर्शन की विशेष अभिव्यक्ति मिलती है। तो तीसरा इसका उत्तर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 स्थापना और तर्क से संबंधित है। स्थापना ए, प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर चलाया गया एक सामाजिक आंदोलन था, बिल्कुल सही। तर्क आर, वर्ग संघर्ष की साम्यवादी विचारधारा और उस संदर्भ में नए मानव नए हीरो की कल्पना इसका उद्देश्य था। दोनों ही विकल्प बिल्कुल सही हैं, ए और आर दोनों सही, तो इसमें एक सही है। क्वेश्चन नंबर 142 निम्नलिखित में नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है। अब देखो, नई कविता से पूछ रहा है, नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है, और ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है इसमें। तो जिसका सही है उसका 2 जगह सही होगा, जिसका गलत है उसका 2 जगह गलत होगा। तो निम्नलिखित में से नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है। जीवन के प्रति आस्था का बोध मिलता है, बिल्कुल। अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि का प्रभाव मिलता है, बिल्कुल। जीवन मूल्यों का पुनर्निरीक्षण भी मिलता है, एकदम सही। व्यक्ति चित्रण वर्गीय चेतना के दायरे में, गलत, क्योंकि व्यक्ति का चित्रण वर्गीय चेतना के दायरे में तो प्रगतिवाद करता है, नई कविता नहीं। नई कविता वर्गीय चेतना के संदर्भ से नहीं जुड़ी हुई। तो सही उत्तर क्या है 142 में? 4। अगला क्वेश्चन नंबर 143 आगे की काव्य रचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आगे के संदर्भ में इन्होंने छायावादी कविताओं से अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ की। तो छायावादी कविताओं से कहाँ प्रारंभ की? ये बात सही है कि आगे की प्रारंभिक रचनाएं जिसमें भगंदूत, चिंता, इत्तिलम, उसमें छायावादी रोमानियत और छायावादी काव्य भाषा का प्रभाव दिखता है। ये बात अलग है कि आज्ञे छायावादी काव्य भाषा के विरोधी हैं। और इसी संदर्भ में आज्ञे ने जयशंकर प्रसाद को विश्वविद्यालयों का कवि भी कहा है। तो उन्होंने छायावादी कविताओं से अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ की, ये तो बिल्कुल गलत है। बाकी तार सप्तक द्वारा इनकी नई काव्य यात्रा प्रारंभ होती है, प्रयोगवाद की शुरुआत होती है 1943 से, सही है। और प्रयोगवादी धारा के कवियों में उनका स्वर सबसे अधिक वैविध्यपूर्ण है, ये बात भी सही है कि है भी प्रयोग धर्मी एक प्रकार से। और संवेदनाएं सर्वत्र उनकी बौद्धिकता को नियंत्रित करती है, बिल्कुल सही है। आज्ञे को सघन संवेदनशीलता और बौद्धिकता का कवि कहते हैं, आप लोगों ने नोट कर रखा है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1। क्वेश्चन नंबर 144 देखिए, धर्मवीर भारती से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इनकी कनुप्रिया और अंधायुग महाकाव्यात्मक रचनाएं हैं, बिल्कुल बहुत बड़ी प्रबंधात्मक रचनाएं हैं। 2, अंधायुग अंधों के माध्यम से ज्योति की कथा है जिसमें विजय केवल अंधेपन की होती है। देखो, इसमें अंधापन तो खूब दिखाया गया है, लेकिन अंत तक हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ ज्योति के स्फुलिंग नहीं है। यह कथा उन्हीं अंधों की है, यह कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम से। तो अंधापन चाहे कितना भी विकराल पसरा हुआ हो, लेकिन ज्योति के स्फुलिंग तो है।
जो उस अंधकार से टकराते हैं। इसलिए यहाँ ध्यान रहे, यही गलत हो गया कि अंधायुग अंधों के माध्यम से ज्योति की कथा है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जिसमें विजय केवल केवल जो शब्द है ये इसको ले बैठा पूरी पंक्ति को, केवल अंधेपन की होती है विजय, ये गलत हो गया। और बाकी ये तो सही है कि कनुप्रिया में राधा कृष्ण के प्रेम की तन्मयता को दिखाया गया है बड़े मनोहर रूप से, और ये आधुनिक संवेदना के कवि हैं धर्मवीर भारती, बिल्कुल सही है। और धर्मवीर भारती एक रोमानियत भावबोध के कवि हैं। अंधायुग को छोड़ दिया जाए तो सर्वत्र रचनाओं में इनके यहाँ रोमांस दिखता है, चाहे इनके उपन्यास ही क्यों ना हो, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? दूसरा। अगला है क्वेश्चन नंबर 145, नई कविता की प्रवृत्तियों में सम्मिलित नहीं है। यह प्रश्न वही है, रिपीट हुआ है इसमें, तो जीवन के प्रति इसमें आस्था मिलती है। इसमें दो तत्व प्रमुख हैं, अनुभूति की सच्चाई और बुद्धि मूलक यथार्थवादी दृष्टि, ये भी सही है। इसमें व्यक्ति का चित्रण वर्गीय चेतना के दायरे में किया गया है, तो ये गलत हो गया। और यह जीवन मूल्यों की पुनः परीक्षा करती है, ये भी सही है। तो चूंकि मैंने अभी आपको कहा कि वर्गीय चेतना का संदर्भ किस धारा से है, प्रगतिवादी काव्यधारा से, मार्क्सवादी विचारधारा से। 145 का सही उत्तर क्या है? 3। क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित में तीसरे सप्तक के कवि हैं। अब देखिए तीसरे सप्तक में आप देखेंगे, तीसरे सप्तक में मदन वात्स्यायन भी है और कीर्ति चौधरी भी है, कुंवर नारायण तीसरे सप्तक में शामिल हैं। तो देखिए इसका उत्तर बनेगा ए, से और ये। ए मदन वात्स्यायन, से कुंवर नारायण, क्योंकि स्वदेश भारती और सुमन राजे वो तो चौथे सप्तक में है, और शकुंत माथुर है ये दूसरे सप्तक में है, और कीर्ति चौधरी। तो इसमें क्या हो जाएगा उत्तर? ए, से और ये, यानी कि चौथा विकल्प सही है। ये भी पहली बार हुआ है आरपीएससी के इतिहास में कि तार सप्तक से एक ही क्वेश्चन आया है, वरना तार सप्तक से 5-6 क्वेश्चन जरूर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 देखेंगे आप, निम्नलिखित रचनाओं और कवियों को सुमेलित करना है। तो काल तुझसे होड़े मेरी, ये किसकी है? ये शमशेर बहादुर सिंह की है। इसी में इनकी बहुत चर्चित कविता उषा है, इसमें सम्मिलित है। ब्रह्म राक्षस किसकी चर्चित कविता है? गजानन माधव मुक्तिबोध की, जो किस संग्रह में है? चांद का मुंह टेढ़ा है संग्रह में शामिल है। युग की गंगा और बादल को घिरते देखा है, तो बादल को घिरते देखा है किसने? नागार्जुन ने। युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल। तो आपका सही विकल्प क्या हो गया? 1, यानी 2, 1, 4, 3। पहला विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 148 देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य रचना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो हिंदी के महत्वपूर्ण कवि, रचनाकार, कवित्री को एकदम से टारगेट किया गया है, और आपने एक एक कवि कवित्री को ढंग से गहनता से पढ़ा है। तो देखिए कौन सा कथन सही नहीं है। 1, उनमें गंभीर से गंभीर विषय को भी सरल रूप में प्रस्तुत कर देने की अदम्य क्षमता थी। बिल्कुल ये क्षमता थी। उनकी राष्ट्रीय कविताओं में समसामयिक देश प्रेम और भारतीय इतिहास संस्कृति की गहरी छाप है। जलियांवाला बाग, वीरों का कैसा हो बसंत, झांसी की रानी पढ़िए, जो प्रतिबंधित कर दी थी ब्रिटिश सरकार ने। उनकी कविताओं में एकमात्र प्रवृत्ति है राष्ट्रीय भावना का चित्रण, ये गलत है। मैंने कहा कि इनकी कविताओं में गहन प्रल्याग्नि है, गहन आसक्ति है, पारिवारिकता है। इनके यहाँ आग और राख की अभिव्यक्ति है, जैसे दिनकर के बारे में हम कहते हैं। तो इनकी कविताओं की एकमात्र प्रवृत्ति कहकर गलत कर दिया। हालांकि ये बात सही है कि इनकी कविताओं में जो प्रधान प्रवृत्ति है वो राष्ट्रीय भावना का चित्रण है, लेकिन उसके अलावा वात्सल्य, मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बटिया मेरी, नंदन वंशी फूल उठी ये छोटी सी कुटिया मेरी, ये क्या है फिर? तो पारिवारिक जीवन, वात्सल्य क्षेत्र और भी जीवन के गहन अनुराग के पक्ष भी इनकी कविताओं में स्थान पाते हैं, और इनकी कविताएं त्रिधारा और मुकुल में शामिल हैं, शीर्षक से प्रकाशित है। ये तो सही है। तो जो सही नहीं है वो कौन सा हो गया? तीसरा। अगला क्वेश्चन नंबर 149, 149, कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की नहीं है? एक पतंग अनंत में ये भी है, शहर अब भी संभावना है ये भी है, कहीं नहीं वही, इसको तो साहित्य अकादमी मिला हुआ है। तो समय देवता, क्योंकि समय देवता एक लंबी कविता किसकी है? नरेश मेहता की, समय देवता। तो 149 का सही उत्तर क्या है? 2।
और ये है द्वितीय प्रश्न पत्र का अंतिम क्वेश्चन नंबर 150। माखनलाल चतुर्वेदी को टारगेट कर लिया इधर। तो माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? साहित्य देवता, हिम तरंगिणी आदि इनकी काव्य कृतियाँ हैं। हालांकि साहित्य देवता तो इनकी निबंध रचना है, तो ऐसा कन्फ्यूज हो सकता है विद्यार्थी को कि यार काव्य कृतियाँ, लेकिन और पढ़ो, ये तो कोई बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं है, गलती से भी टाइपिंग हो सकती है। राष्ट्रीयता उनके काव्य का कलेवर है, तो भक्ति और रहस्यात्मक प्रेम उनकी रचनाओं की आत्मा है। बिल्कुल, आप तो याद करो कि छायावाद में रहस्यवाद मिलता है, और छायावाद की लघुत्रयी में माखनलाल चतुर्वेदी का कई बार नाम जोड़ लेते हैं। हालांकि इनसे ज़्यादा वर्चस्वशील भगवत चरण वर्मा है, और उनकी कविताओं में छायावादी रहस्यात्मकता का सगुण मधुरा भक्ति के साथ एक अजीब सा समन्वय वो भी मिलता है। और उनकी राष्ट्रीय कविताओं में आदर्श की थोती उड़ाने भर हैं। तो मित्रों, इनकी राष्ट्रीय कविताओं में आदर्श की थोती उड़ाने मिलेंगी आपको? ये तो पूरी तरीके से गलत है। ये तो इतना बड़ा गलत है कि यह पहला साहित्य देवता भी जो है काव्य कृति में शामिल कर लिया जाएगा। तो इसका एकदम सही उत्तर है वो है 4। मुझे तोड़ लेना वनमाली इस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाते वीर अनेक। इसको हम कहेंगे कि ये थोती उड़ाने हैं राष्ट्र प्रेम की, ये हैं सच्चे एक भारतीय आत्मा। और मित्रों, जयशंकर प्रसाद के बाद यदि किसी की कविताओं में सर्वाधिक सांस्कृतिक चेतना द्रष्टव्य होती है तो वो माखनलाल चतुर्वेदी ही हैं। अब ये बताइए कि ये द्वितीय प्रश्न पत्र में आपसे 150 सवाल पूछे गए। चलो मैं मानता हूं कि मानवीय भूलवश 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, लेकिन इसमें आपका स्कोर 145 क्यों नहीं होना चाहिए? बताइए आप, आखिर कौन सी कमी रह गई? बताइए, क्या नहीं पढ़ाया? कौन सी पंक्ति नहीं पढ़ाई? कौन सा प्रश्न नहीं पढ़ाया? कौन सा विश्लेषण नहीं पढ़ाया? कौन सी अवधारणात्मक समझ जो है शेष रह गई? मित्रों, इस अध्ययन प्रक्रिया में तो आपको कि हम तो सारा का सारा लेंगे ऐसे टूट पड़ना था। पर फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि जिन भी विद्यार्थियों का इस पेपर में 130 का या 125 तक का भी स्कोर है, तो वह भी रेस में है, क्योंकि इस बार परीक्षा को एकदम डिफरेंट तरीके से प्रस्तुत किया गया है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये पेपर कठिन है, क्योंकि कठिन कैसे है, आप तो आपके सामने हूँ। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि परंपरागत, फर्जी और अत्यंत सरल सवालों से जूझता प्रश्न पत्र इस बार नहीं आया है। तो मित्रों, ये तो मैंने आपको हल करा दिया है द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य का इतिहास। विशेष काम से मुझे अभी विश्वविद्यालय में निकलना है, वह एक ज़रूरी मीटिंग है, इसलिए मैं आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है, जो इससे भी अधिक मज़ेदार है और पूरा की पूरा आपके सिलेबस में से उठाया गया है, पूरा की पूरा आपके क्लास नोट्स में से लिया गया है, उसको बड़े हम इंटरेस्टिंग तरीके से हल करेंगे। या तो आज रात में संभव टाइम मिला तो मैं उसको सॉल्व करवाऊंगा, अन्यथा तो कल उसको सॉल्व करवा दूंगा। आप इससे अपना मिला करके मूल्यांकन कर लीजिएगा। और मेरिट पर विस्तार से बात हम अगली क्लास में करेंगे कि मेरिट क्या रहेगी, कितनी जाएगी, कितने पर इंटरव्यू कॉल हो जाएगा। इन सब पहलू की हम अगली क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।